कोर्ट ने, अभी मैं आपको बता रहा था कि कैसे राम मंदिर को दहलाने का प्लान था। कोर्ट ने आतंकी अब्दुल रहमान को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। शुरुआती पूछताछ में उसने अयोध्या पहुंचकर राम मंदिर पर हमले की साजिश की बात कबूल भी कर ली है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आतंकी अब्दुल रहमान ने बताया कि राम मंदिर उसकी टारगेट लिस्ट में शामिल था। आतंकियों का मकसद राम मंदिर पर ग्रेनेड से हमला करके बड़े पैमाने पर तबाही मचाना था। इसके अलावा यूपी की कई सरकारी इमारतों पर भी आतंकी हमले का प्लान था। हमले के लिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के आदेश का इंतजार किया जा रहा था। यानी सब कुछ प्लान बन चुका था, बस राम मंदिर टारगेट था। फरीदाबाद में आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ के बाद जांच एजेंसियों को राम मंदिर पर आतंकी हमले का ब्लूप्रिंट भी मिल गया। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद में आतंकी अब्दुल रहमान के ठिकाने से छापेमारी में एक पेन ड्राइव मिली है। इस पेन ड्राइव में राम मंदिर और दूसरी जगहों पर हमले का ब्लूप्रिंट मिला। पेन ड्राइव में राम मंदिर और दूसरे धार्मिक स्थलों की जानकारी मिली। आतंकी अब्दुल रहमान के मोबाइल फोन से कई व्हाट्सएप ग्रुप का भी पता चला, जिनमें पाकिस्तानी नंबर मिले। जांच एजेंसीज अब आतंकी अब्दुल रहमान के मोबाइल फोन से मिली व्हाट्सएप चैट को डिकोड करने में जुट गई हैं, ताकि आतंक के इस मॉड्यूल से जुड़े हर किरदार को बेनकाब किया जा सके। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने मंसूबे पूरे करने के लिए आतंकी अब्दुल रहमान को जरिया बनाया, तो दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने आतंकी हमले के लिए उसका ब्रेन वॉश किया। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक 10 महीने पहले आतंकी अब्दुल रहमान आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़ गया। सोशल मीडिया के जरिए वो आईएसकेपी के संपर्क में आया। आतंकी संगठन ने ब्रेन वॉश करके उसे राम मंदिर पर हमले के लिए तैयार किया। आतंकी संगठन के हैंडलर्स ने अब्दुल से कहा कि अयोध्या में जुल्म हुआ, तुम्हें बदला लेना है। इसके बाद राम मंदिर पर हमले की साजिश ऑनलाइन रची गई। मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर ही अब्दुल रहमान ने आतंकी हमले की ट्रेनिंग ली। आतंकी हमले की ट्रेनिंग लेने के बाद आतंकी अब्दुल रहमान हैंडलर से मिलने फरीदाबाद भी गया, लेकिन उसके परिवार को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा इतनी बड़ी आतंकी साजिश में शामिल हो सकता है। आतंक के आरोप में गिरफ्तार बेटे के पिता का क्या कहना है, वो भी सुनिए। हमको जरा सा भी इसके बारे में नहीं पता था कि ये क्या कहाँ जा रहा है। खाली इतना बता के गया कि हम दिल्ली मरकज जा रहे हैं। अच्छा। तो यानी मरकज में अमूमन तौर पे जाया करता था। अच्छा। यानी एक बार अभी उसमें गया था 4 महीने के लिए, तो मरकज भी नहीं था, तो 2-3 जगह गया था। अच्छा, कहाँ गया था? वो पहले दिल्ली में 40 दिन थे, उसके बाद फिर विशाखापट्टनम। अच्छा। फिर वहां से आए दिल्ली, फिर चले गए थे मरकज। यानी फैजाबाद से एक शख्स आए थे, हाफिज उस्मान साहब, फैजाबाद के रहने वाले। जी जी जी, वहाँ सराय मस्जिद में, वहीं पे उनका मस्जिद में अपना उनका रहते हैं, मरकज है वो भी। अच्छा। आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में कई संदिग्धों के नाम सामने आए, जिनकी तलाश में जांच एजेंसियों ने छापेमारी शुरू कर दी। आतंकियों के स्लीपर सेल एटीएस के रडार पर आ चुके हैं, जिनकी तलाश में यूपी एटीएस ने आज लखनऊ और इसके आसपास मोहनलालगंज में छापेमारी की। इसके अलावा यूपी एटीएस की टीम आजमगढ़, बलिया, मऊ और अयोध्या भी गई, जबकि हरियाणा एटीएस ने सोहाना में छापे मारे। यूपी एटीएस की टीम अयोध्या के मिल्कीपुर में आतंकी अब्दुल रहमान के घर गई। अब्दुल के घर में 2 घंटे सर्च ऑपरेशन चला। 4 घंटे तक पिता अबू बकर से पूछताछ हुई। आतंकी अब्दुल की अलमारी से कैश, लकड़ी से बनी बंदूक और दूसरा सामान बरामद किया गया। आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां महाकुंभ के दौरान राम मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ाए जाने के मामले को लेकर फिर से अलर्ट हो गई, क्योंकि आतंकी अब्दुल रहमान को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। महाकुंभ के दौरान 17 फरवरी को राम मंदिर के गेट नंबर 3 के पास संदिग्ध ड्रोन उड़ा था। हालांकि राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से इसे मार गिराया गया, और राम मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ाने की घटना को लेकर जो लोग हिरासत में लिए गए वो भी हरियाणा से ही थे। अब जांच एजेंसीज इस बात का पता लगाने में जुट गई हैं कि कहीं आतंकी अब्दुल रहमान का इस घटना से भी कोई कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि जांच में यह भी पता चला है कि अब्दुल रहमान इंटरनेट पर ड्रोन उड़ाने से जुड़े वीडियो भी देखा करता था। महाकुंभ के दौरान 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचे। हर दिन करीब 8 लाख लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे थे, जिसकी वजह से मंदिर में दर्शन का वक्त भी बढ़ाना पड़ गया था। मतलब हर तरफ राम मंदिर का रौला दिख रहा है, राम मंदिर की चर्चा हो रही। राम मंदिर के लिए श्रद्धालुओं की यह आस्था पाकिस्तान और उसकी गोद में पल रहे आतंकी संगठनों की आंख में खटक रही, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण से पहले भी कई बार अयोध्या को दहलाने की नाकाम कोशिश की, और राम मंदिर बनने के बाद भी इसकी सुरक्षा को लेकर लगातार अलर्ट मिलते रहे। इस बार भी आतंकियों ने राम मंदिर को टारगेट बनाने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी ने राम मंदिर पर हमले की आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया। गुजरात एटीएस और फरीदाबाद एसटीएफ ने ज्वाइंट ऑपरेशन में
फरीदाबाद से आतंकी अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया। आतंकी अब्दुल रहमान पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर राम मंदिर पर हमला करने की साजिश रच रहा था। उसके पास से 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए। आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में राम मंदिर पर हमले की साजिश पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों की पूरी डिटेल आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि आतंकी अब्दुल रहमान ने किस तरह राम मंदिर को बम से उड़ाने की साजिश रची। पहले अयोध्या के मिल्कीपुर में के रहने वाले आतंकी अब्दुल रहमान ने अयोध्या जाकर राम मंदिर की रेकी की। इसके बाद प्लान के तहत वो दिल्ली के पास फरीदाबाद पहुंचा और शंकर नाम बताकर रहने लगा। अब आतंकी अब्दुल रहमान के मोबाइल फोन से मिली व्हाट्सएप चैट को डिकोड करने में जुट गई हैं, ताकि आतंक के इस मॉड्यूल से जुड़े हर किरदार को बेनकाब किया जा सके। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने अपने मंसूबे पूरे करने के लिए आतंकी अब्दुल रहमान को जरिया बनाया, तो दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस ने आतंकी हमले के लिए उसका ब्रेन वॉश किया। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक 10 महीने पहले आतंकी अब्दुल रहमान आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से जुड़ गया। सोशल मीडिया के जरिए वो आईएसकेपी के संपर्क में आया। आतंकी संगठन ने ब्रेन वॉश करके उसे राम मंदिर पर हमले के लिए तैयार किया। आतंकी संगठन के हैंडलर्स ने अब्दुल से कहा कि अयोध्या में जुल्म हुआ, तुम्हें बदला लेना है। इसके बाद राम मंदिर पर हमले की साजिश ऑनलाइन रची गई। मिल्कीपुर में अपनी दुकान पर ही अब्दुल रहमान ने आतंकी हमले की ट्रेनिंग ली। आतंकी हमले की ट्रेनिंग लेने के बाद आतंकी अब्दुल रहमान हैंडलर से मिलने फरीदाबाद भी गया, लेकिन उसके परिवार को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा इतनी बड़ी आतंकी साजिश में शामिल हो सकता है। आतंक के आरोप में गिरफ्तार बेटे के पिता का क्या कहना है, वो भी सुनिए। हमको जरा सा भी इसके बारे में नहीं पता था कि ये क्या कहाँ जा रहा है। खाली इतना बता के गया कि हम दिल्ली मरकज जा रहे हैं। अच्छा। तो यानी मरकज में अमूमन तौर पे जाया करता था। अच्छा। यानी एक बार अभी उसमें गया था 4 महीने के लिए, तो मरकज भी नहीं था, तो 2-3 जगह गया था। अच्छा, कहाँ गया था वो पहले दिल्ली में 40 दिन थे, उसके बाद फिर विशाखापट्टनम, अच्छा, फिर वहां से आए दिल्ली, फिर चले गए थे मरकज। यानी फैजाबाद से एक शख्स आए थे, हाफिज उस्मान साहब, फैजाबाद के रहने वाले हैं। जी वहाँ सराय मस्जिद में, वहीं पे उनका मस्जिद में अपना उनका रहते हैं, मरकज है वो भी। अच्छा। आतंकी अब्दुल रहमान से पूछताछ में कई संदिग्धों के नाम सामने आए, जिनकी तलाश में जांच एजेंसियों ने छापेमारी शुरू कर दी। आतंकियों के स्लीपर सेल एटीएस के रडार पर आ चुके हैं, जिनकी तलाश में यूपी एटीएस ने आज लखनऊ और इसके आसपास मोहनलालगंज में छापेमारी की। इसके अलावा यूपी एटीएस की टीम आजमगढ़, बलिया, मऊ और अयोध्या भी गई, जबकि हरियाणा एटीएस ने सोहाना में छापे मारे। यूपी एटीएस की टीम अयोध्या के मिल्कीपुर में आतंकी अब्दुल रहमान के घर गई। अब्दुल के घर में 2 घंटे सर्च ऑपरेशन चला। 4 घंटे तक पिता अबू बकर से पूछताछ हुई। आतंकी अब्दुल की अलमारी से कैश, लकड़ी से बनी बंदूक और दूसरा सामान बरामद किया गया। आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां महाकुंभ के दौरान राम मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ाए जाने के मामले को लेकर फिर से अलर्ट हो गई, क्योंकि आतंकी अब्दुल रहमान को हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया। महाकुंभ के दौरान 17 फरवरी को राम मंदिर के गेट नंबर 3 के पास संदिग्ध ड्रोन उड़ा था। हालांकि राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम की मदद से इसे मार गिराया गया, और राम मंदिर के ऊपर ड्रोन उड़ाने की घटना को लेकर जो लोग हिरासत में लिए गए वो भी हरियाणा से ही थे। अब जांच एजेंसीज इस बात का पता लगाने में जुट गई हैं कि कहीं आतंकी अब्दुल रहमान का इस घटना से भी कोई कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि जांच में यह भी पता चला है कि अब्दुल रहमान इंटरनेट पर ड्रोन उड़ाने से जुड़े वीडियो भी देखा करता था। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा के लिए तो पीएम मोदी और सीएम योगी की जोड़ी ने पुख्ता इंतजाम किए ही हैं। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ यूपी में दूसरी जगहों पर सनातन के गौरव को लौटाने की मुहिम में भी जुटे हैं। जिनको अयोध्या से दिक्कत है भाई, उनको संभल से भी दिक्कत है। सीएम योगी की इस मुहिम के बीच आज संभल से जुड़ी एक बड़ी खबर आ गई, जिसने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी यादों को ताजा कर दिया। संभल में सनातन के गौरव को लौटाने की जो लड़ाई सीएम योगी शुरू कर चुके हैं, उसमें आज अयोध्या वाला टर्निंग पॉइंट आ गया, जिसे हिंदू पक्ष अपनी बड़ी जीत बता रहा है। दरअसल कोर्ट ने आज हिंदू पक्ष की वो मांग मान ली जिसमें संभल की शाही जामा मस्जिद को विवादित ढांचा कहे जाने की मांग थी। सुनिए आज यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने संभल में सनातन की पहचान मिटाने वालों को कैसे निशाने पर लिया। 26 फरवरी को संभल में 56 वर्षों के बाद शिव मंदिर में जलाभिषेक का कार्यक्रम भी हो रहा था। अकेले संभल में 67 तीर्थ थे और 19
ओपी थे, जिनको एक शरारत के तहत एक निश्चित समय के अंदर समाप्त कर दिया गया, और जिनमें से 68 तीर्थों में से 54 तीर्थों को ढूंढना ये तो हमारी विरासत का हिस्सा है, और हमने तो वही किया है। हमने तो वही कहा है कि जो हमारा है वो हमें मिल जाना चाहिए। सच कड़वा होता है और उस कड़वे सच को स्वीकार करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। अब बात संभल में आए उस टर्निंग पॉइंट की जिसकी वजह से राम मंदिर आंदोलन फिर चर्चा में। दरअसल ऐसा पहली बार हुआ जब हाईकोर्ट ने अपने आदेश में उस इमारत को विवादित ढांचा करार दिया है जिसकी पहचान अब तक संभल की शाही जामा मस्जिद के तौर पर होती थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि शाही जामा मस्जिद नहीं, विवादित ढांचा है। कोर्ट की सुनवाई के दौरान ऐतिहासिक इमारत को विवादित ढांचा लिखा गया, जिसके बाद कोर्ट रिकॉर्ड्स में अब यह विवादित मस्जिद विवादित ढांचा कहलाएगी। आज से पहले इस इमारत की पहचान शाही जामा मस्जिद के तौर पर थी और अब कानून की नजर में शाही जामा मस्जिद विवादित ढांचा ही बच गई है। हाईकोर्ट के जज रोहित रंजन अग्रवाल ने अपने फैसले से आज इसे विवादित ढांचा लिखवाया। इलाहाबाद कोर्ट के स्टैंड पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को भी सुना कि जब कोई मामला कोर्ट में पेंडिंग होता है और एक पक्ष का ये क्लेम है कि ये मस्जिद है और दूसरे पक्ष का ये क्लेम है कि इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एक हिंदू मंदिर के हैं, तो जब तक कोर्ट उस इश्यू को फाइनली डिसाइड ना कर दे तब तक उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर के रूप में उपयोग किया जाता है। डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा जाता है जुडिशियल पार्लेंस में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, राम मंदिर के केस में भी 70 साल जब मामला कोर्ट में पेंडिंग रहा तो कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग ना उसको मस्जिद कह सकता है ना उसको मंदिर कह सकता है। वहाँ पे जिस तरह से पेंट का उपयोग किया गया है, पेंट सिर्फ एक बहाना है। मेन जो वहाँ पे हिंदू मंदिर के सबूत हैं उसको छुपाने की पूरी कोशिश है, और जिस पेंट का उपयोग किया गया है वो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में अलाउड ही नहीं है।